गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट 1 इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज हम आपके सेक्शन सी से रिलेटेड टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अर्थात समंकों के वर्गीकरण की स्टडी करेंगे। समंकों का वर्गीकरण होता क्या है? देखिए, जब हम स्टैटिक्स में डेटा को विभिन्न क्लासेज या वर्गों में क्लासिफाइड कर देते हैं तो डेटा को विभिन्न क्लासेज में डिवाइड करने की इस प्रोसेस को ही हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा किन किन विधियों से किया जाता है, लेकिन क्लासिफिकेशन के मेथड्स की स्टडी करने से पहले हमें ये जानना होगा कि स्टैटिकल फैक्ट्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, सांख्यिकीय तथ्यों को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव अर्थात वर्णनात्मक तथ्य और दूसरा है न्यूमेरिकल अर्थात अंकात्मक तथ्य। बात जब वर्णनात्मक तथ्यों की जाती है तो वर्णनात्मक तथ्य ऐसे तथ्य होते हैं जिनका प्रत्यक्ष माप संभव नहीं होता। इन्हें हम केवल उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर ही इनकी गणना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करें साक्षरता की, तो देखिए साक्षरता को हम इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है साक्षर व्यक्ति और दूसरा है निरक्षर व्यक्ति अर्थात साक्षरता व निरक्षरता। दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें मैरिटल स्टेटस या वैवाहिक स्थिति की, तो वैवाहिक स्थिति को भी हम विवाह का होना और नहीं होना इसके आधार पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि विवाहित है या अविवाहित है। इसी तरीके से यदि हम सुंदरता की बात करें तो सुंदरता की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर भी इसे भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये देखिए, सभी तथ्य ऐसे तथ्य हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से संख्यात्मक माप संभव नहीं है। इसमें केवल यही निर्धारित किया जा सकता है कि एक क्षेत्र में कितने व्यक्ति साक्षर है और कितने निरक्षर है, इसी प्रकार से कितने विवाहित है और कितने अविवाहित है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम इसको माप नहीं सकते। ऐसे तथ्यों को हम सांख्यिकी में एट्रीब्यूट्स या गुण भी कहते हैं। ये जो वर्णनात्मक तथ्य हैं ये एट्रीब्यूट्स या गुण भी कहलाते हैं। सेकंड जो है न्यूमेरिकल फैक्ट्स या अंकात्मक तथ्य। देखिए, ये क्या होते हैं? अंकात्मक तथ्य ऐसे तथ्य होते हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से मापन संभव है। फॉर एग्जाम्पल, हम इनकम की बात करें अर्थात आय की, तो हम इसे प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। जैसे कि हम बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति की आय 40,000 है, किसी की 10,000 है, किसी का 50,000 इनकम है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसी की एज की, तो हम बता सकते हैं कि इस व्यक्ति की आयु 20 ईयर्स है, इसकी 30 ईयर्स है, ये 40 ईयर्स ओल्ड है, ये 50 ईयर्स ओल्ड है। इसी प्रकार से हाइट की बात करें तो हाइट भी हम बता सकते हैं कि 5 फीट 4 इंच इनकी हाइट है, इनकी हाइट 6 फीट है, इनकी 6 फीट 2 इंच है। इसी तरीके से वेट की या वजन की हम बात करें तो किसी के वजन को भी मेजर किया जा सकता है कि ये 50 kg के हैं, ये 60 kg के हैं, ये 70 kg के हैं। इस प्रकार से जो अंकात्मक तथ्य हैं उन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, जबकि जो वर्णनात्मक तथ्य हैं उन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं माप सकते। जो अंकात्मक तथ्य हैं उन्हें हम स्टैटिक्स में वेरिएबल्स या चर मूल्यों के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए, एक बात नोट करने लायक है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो अंकात्मक तथ्य है उनका प्रत्यक्ष मापन संभव है और वर्णनात्मक तथ्यों का प्रत्यक्ष मापन संभव नहीं है। वो कैसे? जैसे देखिए, हम साक्षरता की बात करें तो साक्षरता को आप कह सकते हैं कि हम इसे मेजर कर सकते हैं कि ये व्यक्ति 10th पास है, ये 12th पास है, ये ग्रेजुएट है, ये पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन ये मापन हमने प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया, ये उसका अप्रत्यक्ष मापन हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम ये नहीं कह रहे कि साक्षर है, कितना साक्षर है और कितना निरक्षर है, ये हम प्रत्यक्ष रूप में उन्हें नहीं बता पा रहे।
जबकि न्यूमेरिकल फैक्ट्स की हम बात करते हैं तो हम प्रत्यक्ष रूप से माप के बता सकते हैं कि इनकी आय इतनी है, अंकों में बता सकते हैं, और इनकी आयु इतनी है, इनकी ऊंचाई इतनी है, इनका भार या वजन इतना है। तो यही इन दोनों में मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमने ये दो प्रकार के फैक्ट्स की स्टडी की, इनके आधार पर हम क्लासिफिकेशन के दो मेथड्स देखते हैं। फर्स्ट है गुणात्मक वर्गीकरण अर्थात क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, और इसे हम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स अर्थात गुणों के आधार पर वर्गीकरण भी कहते हैं। और दूसरा है संख्यात्मक वर्गीकरण अर्थात क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, और इसे हम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल्स अर्थात वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण भी कहते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि जो गुणात्मक वर्गीकरण है या क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है वो क्या है। देखिए, जब तथ्यों को वर्णनात्मक विशेषताओं अर्थात डिस्क्रिप्टिव फैक्ट्स, जिन्हें हम गुण या एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, और गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे अभी हमने जस्ट बात की कि साक्षरता, वैवाहिक स्थिति, सुंदरता, धर्म, व्यवसाय आदि, इनके आधार पर यदि हम उन्हें विभिन्न वर्गों में बांटते हैं फैक्ट्स को, तो इसे हम कहते हैं गुणात्मक वर्गीकरण। अर्थात जब तथ्यों को वर्णनात्मक विशेषताओं या गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है तो उसे हम गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। और ये जो गुणात्मक वर्गीकरण है ये भी दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है द्वंद्व भाजन वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डाइकोटोमी। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि इसमें हम एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर तथ्यों को दो वर्गों में विभाजित करते हैं, और इस प्रकार के विभाजन को ही हम सिंपल क्लासिफिकेशन या डाइकोटोमी क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इसमें जो गुणों की उपस्थिति होती है उसे हम बड़े वर्णाक्षरों अर्थात कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, जैसे कि ए, बी, सी आदि। ये होगी गुणों की उपस्थिति। और जब हम गुणों की अनुपस्थिति की बात करेंगे तो गुणों की अनुपस्थिति को हम जो छोटे वर्णाक्षर है जैसे कि स्मॉल लेटर का ए, बी, सी, या जो ग्रीक वर्णाक्षर है जैसे कि अल्फा, बीटा और गामा आदि से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें साक्षरता की, तो साक्षरता को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक साक्षर और दूसरा निरक्षर। तो यहाँ पर हम साक्षर अर्थात उपस्थिति है गुण की, तो इसे हम कैपिटल लेटर ए से डिनोट करेंगे, और जो निरक्षर है अर्थात गुण की अनुपस्थिति है उसमें, तो उसे हम स्मॉल लेटर ए से या अल्फा से डिनोट करेंगे। तो ये हुआ आपका द्वंद्व भाजन वर्गीकरण या सरल वर्गीकरण। अब जो सेकंड है वो है बहुगुण वर्गीकरण। तो ये जो बहुगुण वर्गीकरण है जिसे हम मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ये क्या होता है? देखिए, इसमें तथ्यों को एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिससे दो से अधिक वर्ग बनते हैं। पहले क्या किया जाता है, इसमें जो एक गुण है उसके आधार पर दो वर्ग बना दिए जाएंगे, फिर अगेन किसी अन्य गुण के आधार पर इन्हें फिर दो दो वर्गों में जैसे कि डिवाइड कर दिया जाएगा या उपवर्ग इनके बना दिए जाएंगे, और इन उपवर्गों को फिर अगेन डिवाइड किया जा सकता है। इस प्रकार से यह वर्गीकरण बहुगुण वर्गीकरण कहलाएगा, क्योंकि इसमें कई सारे वर्ग और उपवर्ग बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि किसी स्थान की जनसंख्या है और इस जनसंख्या को हम 3 गुणों के आधार पर क्लासिफाइड करें, जैसे कि फर्स्ट है लिंग के आधार पर अर्थात जेंडर के आधार पर, दूसरा है मैरिटल स्टेटस अर्थात वैवाहिक स्थिति के आधार पर, और तीसरा हम इसका क्लासिफिकेशन कर दे लिटरेसी के बेसिस पे अर्थात साक्षरता के आधार पर।
तो ये वर्गीकरण 3 विभिन्न गुणों के आधार पर किया गया है, इसलिए इसे हम बहुगुण वर्गीकरण कहेंगे। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं इस एग्जाम्पल में कि ये जनसंख्या है, इसे हमने एन से डिनोट किया है और हम इसे लिंग के आधार पर अर्थात जेंडर के आधार पर 2 क्लासेस में या 2 वर्गों में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है पुरुष और सेकंड है स्त्री। यहाँ पे देखिए पुरुष को कैपिटल एस से और स्त्री को स्मॉल लेटर एस से डिनोट किया गया है। नेक्स्ट हम ये जो 2 हमारी क्लासेस बनी पुरुष और स्त्री की, इसे अगेन हम मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे अर्थात वैवाहिक स्थिति के आधार पर 2-2 क्लासेस में या सब क्लासेस में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि पुरुष को हमने डिवाइड किया विवाहित और अविवाहित पुरुष, इसी प्रकार से स्त्री को भी विवाहित और अविवाहित में। तो देखिए यहाँ पर जो पुरुष है उसे कैपिटल एस से और स्त्री को स्मॉल एस से डिनोट किया गया है। इसी प्रकार जो विवाहित है यानी दूसरा गुण है उसे विवाहित को कैपिटल लेटर बी से और अविवाहित को स्मॉल लेटर बी से डिनोट किया गया है। तो देखिए जो क्लासेज बनी है ये हुआ विवाहित पुरुष, तो पुरुष क्या है कैपिटल है और विवाहित क्या है कैपिटल बी, तो ये हो गया कैपिटल लेटर के ए एंड बी। इसी प्रकार से जब अविवाहित पुरुष की बात हुई तो देखिए पुरुष है यानी कैपिटल ए आएगा और पुरुष अविवाहित है और अविवाहित का साइन क्या है स्मॉल लेटर बी, तो ये हो गया कैपिटल लेटर ए और स्मॉल लेटर बी। इसी प्रकार से जो स्त्री को डिवाइड किया गया है विवाहित और अविवाहित में, तो इसके सिंबल्स भी इसी प्रकार से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए हम ये जो सब क्लासेज हमारी बनी है इन्हें अगेन डिवाइड करते हैं किसके बेसिस पे, साक्षरता के आधार पर अर्थात लिटरेसी के बेसिस पे। तो देखिए हमने यहाँ विवाहित पुरुष को साक्षर और निरक्षर के आधार पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसी प्रकार से जो अविवाहित पुरुष है उसे भी साक्षर निरक्षर के आधार पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसी प्रकार से स्त्री जो विवाहित स्त्री और अविवाहित स्त्री है उन्हें भी इन दोनों ही आधार पर 2-2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या क्लासिफाइड किया गया है। तो यहाँ पर भी जो सिंबल्स यूज किए गए हैं वो इसी तरीके से लिए गए हैं। यहाँ पर हमने साक्षर को कैपिटल सी के द्वारा डिनोट किया है और जो निरक्षर है उसे हमने स्मॉल सी के द्वारा डिनोट किया है और इसी प्रकार से ये क्लासेस बनाई गई है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें अविवाहित साक्षर पुरुष की, तो देखिए पुरुष है तो कैपिटल ए है और अविवाहित है, अविवाहित के लिए स्मॉल बी सिंबल था और ये क्या है साक्षर है तो कैपिटल सी सिंबल है, तो ये हो गया कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी। इसी प्रकार से ये सभी क्लासेस बनाई गई है। तो ये हुआ जनसंख्या का 3 विभिन्न गुणों के आधार पर वर्गीकरण, इसलिए हम इसे कहेंगे बहुगुण वर्गीकरण। तो यहाँ तो हमने जो एक गुण है उसको हमने जो एक तथ्य है उसे विभिन्न गुणों के आधार पर डिवाइड किया है, लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक गुण के आधार पर भी तथ्यों को 2 से अधिक वर्गों में बांट सकते हैं और तब भी ये बहुगुण वर्गीकरण ही कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम भाषा की बात करें और भाषा को हमने ए से डिनोट किया है। अब देखिए भाषा के आधार पर हम कई क्लासेस बना सकते हैं, जैसे कि A1 बनाई हमने, ये है हिंदी भाषी लोग। इसी प्रकार से A2 उर्दू भाषी, A3 गुजराती भाषी, A4 बंगला भाषी, A5 पंजाबी भाषी, A6 तमिल भाषी। इस प्रकार हमने भाषा के आधार पर कई क्लासेस बनाई है या कई वर्ग बनाए हैं, तो इसे भी हम बहुगुण वर्गीकरण कहेंगे। देखिए जो हमने क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की स्टडी की है, गुणात्मक वर्गीकरण की स्टडी की है, ये काफ़ी सरल वर्गीकरण है, लेकिन इसमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये कि जो गुणों की परिभाषा है अर्थात जो एट्रीब्यूट्स है या वर्णनात्मक तथ्य हैं
उनकी परिभाषा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे उनकी एब्सेंस और प्रेजेंस अर्थात उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और दूसरा क्या है कि जो गुणों में चेंजेस हो रहे हैं अर्थात इनमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे अविवाहित है या विवाहित है या साक्षर है या निरक्षर है, ये हमें क्लियरली पता होने चाहिए, तभी हम गुणात्मक वर्गीकरण के अनुसार डेटा का अच्छे से क्लासिफिकेशन या उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल्स अर्थात संख्यात्मक या अंकात्मक वर्गीकरण या क्लास इंटरवल्स अर्थात वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण। तो देखिए, जो संख्यात्मक तथ्य है अर्थात ऐसे तथ्य हैं जिनका प्रत्यक्ष मापन संभव है और जिन्हें हम वेरिएबल्स भी कहते हैं, उनको जनरली क्लास इंटरवल्स अर्थात वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। और क्लास इंटरवल्स बनाते समय सबसे छोटी और जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका ध्यान रखते हुए सभी डेटा को अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें किसी कक्षा के या किसी भी क्लास के 40 स्टूडेंट्स की हाइट पता है, जैसे कि ये हाइट सपोज कीजिए 150 से 179 सेंटीमीटर के बीच में है, तो हमें 5-5 सेंटीमीटर्स के क्लास इंटरवल्स बनाने हो तो इन क्लास इंटरवल्स को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ तो हमने हाइट ली है स्टूडेंट्स की जो कि 40 स्टूडेंट्स है सेंटीमीटर में, और यहाँ हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अर्थात उनकी फ्रीक्वेंसी ली है। तो देखिए, हमने 5-5 सेंटीमीटर के क्लास इंटरवल्स बनाए हैं, जैसे 150 से 155 सेंटीमीटर, 155 से 160, 160 से 65, 165 से 170, 170 से 175 और 175 से 180। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट है 150 से 179 सेंटीमीटर्स के बीच में, तो वो इन क्लासेस में कवर हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है कि 150 से 155 सेंटीमीटर के बीच जिन स्टूडेंट्स की हाइट है, ऐसे स्टूडेंट कितने हैं? 2 है। इसी प्रकार से 155 से 160 के बीच में जिन स्टूडेंट्स की हाइट है वो स्टूडेंट 6 है। इसी प्रकार से यहाँ पर स्टूडेंट्स के नंबर्स लिख दिए गए हैं जो कि इन क्लास इंटरवल्स के बीच में आ रहे हैं, और इनका टोटल यदि हम करें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का तो टोटल होता है 40 स्टूडेंट्स के बराबर, और हमारे स्टूडेंट्स कितने थे? 40 स्टूडेंट्स ही थे। तो ये इस प्रकार से हमने इन्हें क्लासेस में अरेंज कर दिया है। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं हमारा जो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है, तो इसमें हम कुछ टर्म्स का यूज़ करते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स इनसे रिलेटेड होती है, जैसे कि फर्स्ट है क्लास लिमिट्स अर्थात वर्ग सीमाएं। ये क्या होती है? देखिए, जो वर्ग लिमिट्स है वर्ग सीमाएं हैं या क्लास लिमिट्स है, वो क्या है? देखिए, यहाँ पर ये क्लास है, ये भी क्लास है, ये भी क्लास है, ये सब डिफरेंट क्लासेस है। तो जो भी क्लास होती है वो 2 अंकों से मिलकर बनती है। जैसे कि इस क्लास की हम बात करें 150 से 155, तो ये 2 अंकों से मिलकर बनी है, एक है 150 और दूसरी है 155, 2 अंकों से मिलकर बनी है। और ये दोनों अंक क्या है? वर्ग सीमाएं कहलाती है। इसमें से ये पहली वर्ग सीमा है और ये दूसरी वर्ग सीमा है। जो पहली वर्ग सीमा होती है उसे हम कहते हैं निचली सीमा या निम्न सीमा अर्थात लोअर लिमिट, और ये दूसरी जो वर्ग सीमा होती है इसे हम ऊपरी वर्ग सीमा या अपर लिमिट कहते हैं। और इसे हम साइन के थ्रू इसे डिनोट करते हैं L1 से, और जो अपर लिमिट है ऊपरी सीमा है उसे डिनोट करते हैं हम L2 से। जैसे कि हमारे इस एग्जाम्पल में जो 150 है वो हमारी लोअर लिमिट या निचली सीमा है अर्थात L1 है, और जो 155 है वो हमारी अपर लिमिट अर्थात ऊपरी सीमा
या L2 है। नेक्स्ट है वर्ग विस्तार अर्थात मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। देखिए जो हमारी दो क्लास लिमिट्स है, वर्ग सीमाएं हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है उसे हम वर्ग विस्तार कहते हैं और इसे हम I से डिनोट करते हैं। अर्थात I क्या होता है? I होता है L2 अर्थात ऊपरी सीमा माइनस L1 अर्थात निम्न या निचली सीमा। जैसे कि हम इसी क्लास की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो अपर लिमिट है हमारी L2 है वो कितनी है? 155 और जो लोअर लिमिट है अर्थात L1 है वो कितना है? 150। तो जो हमारा I है वो कितना हो जाएगा? 5। इसी प्रकार से यहाँ देखें तो हमारा जो I है वो कितना हो जाएगा? 160 माइनस 155 इक्वल्स टू 5। यहाँ पर सभी जो क्लासेज है उनका I अर्थात वर्ग विस्तार कितना है? 5 ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ग विस्तार। नेक्स्ट हम चलते हैं मिड वैल्यू और मिड पॉइंट की तरफ। तो ये मध्य मूल्य या मध्य बिंदु क्या होता है? देखिए जो क्लास लिमिट्स है उनके बीच में जो स्थान है या उसका जो मूल्य है उसे ही हम मध्य मूल्य या मध्य बिंदु कहते हैं। और इसे ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? इसे ज्ञात करने के लिए जो L1 है अर्थात निम्न सीमा है और L2 है अर्थात ऊपरी सीमा है, उन दोनों को जोड़ दिया जाता है अर्थात L1 प्लस L2 और इसे डिवाइड किया जाता है 2 से। जैसे कि यहाँ पर हमारी L1 है 150, L2 है 155 और इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें मिड वैल्यू पता लग जाएगा। जैसे कि ये हो गया हमारा 305 अपॉन 2। तो आंसर जो आया हमारा वो है 152.5। तो ये हमारी मिड वैल्यू है। इसी प्रकार से जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस है उनकी भी मिड वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और मिड वैल्यूज़ या तो हम क्या करें, L2 और L1 को जोड़ के उसे 2 से डिवाइड कर दे, या देखिए जैसे ही हमारा फर्स्ट मिड वैल्यू आया 152.5 और हमें ये पता है कि हमारा जो I है अर्थात वर्ग विस्तार है वो समान है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि इसका मिड वैल्यू हमने लिख दिया 152.5 और हमारा जो I है अर्थात वर्गांतर है वो क्या है, वो 5 है, वर्ग विस्तार 5 है। तो हम इसको में 5 जोड़ते जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 157.5। इसी तरीके से 162.5, 167.5, 172.5 और 177.5। या तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। और ये तरीका कब यूज़ करेंगे? जब हमारा वर्ग विस्तार समान हो। अन्यथा जो मध्य मूल्य या मिड वैल्यू निकालने का तरीका है वो क्या है? एग्जैक्ट तरीका यही है कि हम L1 और L2 को जोड़े और उसे 2 से डिवाइड कर दे। ठीक है, नेक्स्ट है जो इसमें वो है आपका क्लास फ्रीक्वेंसी अर्थात वर्ग आवृत्ति। देखिए मिड वैल्यू के बारे में जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मिड वैल्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक क्लास में जितनी भी इकाइयाँ शामिल हो रही है अर्थात एक वर्ग में जितनी भी इकाइयाँ शामिल हो रही है उन सबका मूल्य मध्य मूल्य के बराबर ही माना जाता है। जैसे कि ये जो क्लास है इन सब का वैल्यू क्या माना जाएगा? 152.5 ही माना जाएगा। इसलिए जो मिड वैल्यू है इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्लास फ्रीक्वेंसी या वर्गावर्ती की। तो देखिए वर्गावर्ती क्या होती है? किसी विशेष वर्ग की सीमाओं में सम्मिलित मदों या अवलोकनों की कुल संख्या उस वर्ग विशेष की आवृत्ति या बारंबारता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने यहाँ देखा कि ये जो वर्ग विशेष है 150 से वर्ग विशेष 150 से 155, इसकी सीमाओं में कितने ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं?
दो ऑब्जर्वेशंस इंक्लूड हो रहे हैं। तो यहाँ जो ये 2 है वो क्या है, इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी है या बारंबारता है। इसी प्रकार से जो ये 155 से 160 का वर्ग है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। तो ये हमारी वर्गावर्ती कहलाती है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका हम आगे एनालिसिस करने में यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा कि जो डेटा का क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है और डेटा क्लासिफिकेशन के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं, और इसमें हमने क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन दोनों की स्टडी की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, अर्थात उसका निर्माण किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।